नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज प्राचीन भारत से संबंधित मॉक टेस्ट 83 लेकर आए हैं, जिसमें लुसेंट का पेज नंबर 11 से 12 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं, चलिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, मौर्य शासन काल में बिक्री कर मतलब सेल टैक्स कितना प्रतिशत था? ऑप्शन ए 5%, बी 7%, सी 8%, डी 10%। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? मौर्य शासनकाल में बिक्री कर सेल टैक्स कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10%, मतलब कुल मूल्य का 1/10वां भाग, यह 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य शासन काल में चरित्र को जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता था? अधिकारी की भर्ती के लिए करेक्टर टेस्ट होता था, उसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए महामात्र, बी उपधा, सी समाहारता, डी एग्रोनोमाई। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा कि मौर्य शासनकाल में चरित्र की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा उपधा परीक्षण। ऑप्शन बी उपधा परीक्षण। अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था, जिसे हम महामात्र कहते थे। और समाहारता जो है क्या होता था? तो अर्थशास्त्र में समाहर्ता को मतलब आय व्यय मतलब आय का संग्रह करता, राजस्व संग्रह करता समाहर्ता कहलाते थे। और सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में राजस्व संग्रह करने वाला अधिकारी कहलाता था। ऑप्शन ए नायक, बी समाहर्ता, सी मंत्री, डी पौर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? मौर्य काल में राजस्व संग्रह करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो मौर्य काल में राजस्व संग्रह करने वाला अधिकारी समाहर्ता कहलाता था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नायक जो है नगर रक्षा का अध्यक्ष हुआ करता था, नायक। मंत्री प्रधानमंत्री हुआ करते थे। पौर जो है नगर का कोतवाल होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र में गुप्तचर अधिकारी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए महामात्य, बी गुढ़ पुरुष, सी समाहर्ता, डी युवराज। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? अर्थशास्त्र में गुप्तचर अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र में गुप्तचर अधिकारी को गुढ़ पुरुष कहा जाता था। और समाहर्ता जानते हैं, राजस्व संग्रह के अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। युवराज जो है राजा का पुत्र युवराज कहलाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, अशोक के शासनकाल में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को कहा जाता था। ऑप्शन ए सीता, बी अदेव मात्रिक, सी राजुक, डी संस्था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? अशोक के शासनकाल में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? अशोक के शासनकाल में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राजुक। और सरकारी भूमि को सीता कहते थे। और बिना वर्षा के ऊपर बढ़िया उपज होता था, अच्छा उपज होता था, जिसे अदैव मात्रिक कहा जाता था। संस्था जो है अगर कहा जाए तो गुप्तचर को जो गुप्तचर संस्थाएं मतलब एक स्थान से रहकर गुप्त सूचना संग्रह करती थी, उसे संस्था कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखना है, क्या कह रहा है कि मौर्य काल में स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए कुटनी, बी गणिका, सी रूपा जीवा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा कि मौर्य काल में स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को क्या कहा जाता? तो स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करती थी रूपा जीवा कहा जाता था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा रूपा जीवा। और गुप्त काल में वृद्ध महिला को कुटनी कहा जाता, वृद्ध वेश्या महिला को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नंद वंश को विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य के नंद वंश को विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के किस राजा से सहायता प्रदान किया था, मतलब सहायता प्राप्त किया था प्रदान में? ऑप्शन ए कलहन, बी अशोकाराम, सी सुशर्मा,
डी प्रवर्तक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होगा कि नंद वंश को विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के किस राजा से सहायता प्राप्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रवर्तक। और कलहन की राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है वायु पुराण के अनुसार कितने मौर्य राजा हुए। ऑप्शन ए 10, बी 9, सी 8, डी 7। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि वायु पुराण के अनुसार कितने मौर्य राजा हुए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मौर्य राजा 9 हुआ वायु पुराण के अनुसार, जबकि भागवत पुराण के अनुसार मौर्य राजा 10 हुए और मौर्य शासक लगभग 137 वर्षों तक मगध पर शासन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य वंश के समापन के बाद मगध पर किस वंश का शासन हुआ। ऑप्शन ए कनब, बी शुंग, सी सातवाहन, डी चेदी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि मौर्य वंश के समापन के बाद मगध पर किस वंश का शासन हुआ। मौर्य वंश के समापन के बाद ऑप्शन बी हो जाएगा, शुंग वंश का हो गया। ऑप्शन बी शुंग वंश। शुंग के बाद कौन आया, तो कनब आया। कनब के बाद सातवाहन आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कहा जाए कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो देवभूति थे। उसके बाद कनब वंश है। कनब वंश के संस्थापक वासुदेव थे। अंतिम शासक सुशर्मा था। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, सीमुख थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखना है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए देवभूति, बी वासुदेव, सी सुशर्मा, डी पुष्यमित्र शुंग। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होगा, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक थे। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे, देवभूति थे। उसके बाद आया कनब वंश। कनब वंश के संस्थापक वासुदेव। अंतिम शासक सुशर्मा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखना है कि शुंग वंश ने अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन ए विदिशा, बी राजगृह, सी वैशाली, डी पाटलिपुत्रा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि शुंग वंश ने अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन ए विदिशा, बी राजगृह, सी वैशाली, डी पाटलिपुत्रा। तो शुंग वंश की राजधानी था विदिशा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और मगध की राजधानी राजगिरी बनाया गया था। वैशाली किसने बनाया था, वैशाली बनाया था शुशनाग वंश के शासक के द्वारा। अपनी राजधानी जो है वैशाली बनाया गया था। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। पहले हर्यक वंश ने अपना शासक राजगिरी बनाया था। तो शुंग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, तो विदिशा बनाया। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे। उसके बाद कनब वंश आया। कनब वंश के संस्थापक वासुदेव हुए। कनब वंश के अंतिम शासक सुशर्मा हुआ। और उसके बाद क्या कहते हैं, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, जिसने अपनी राजधानी राजगिरी बनाया था। शुंग वंश की राजधानी कहा जाए तो शुशनाग वंश के संस्थापक कौन थे, शुशनाग, जिसने अपनी राजधानी वैशाली बनाया। आनंद वंश के संस्थापक महापदान, जिसने पाटलिपुत्रा। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा। शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग संस्थापक था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा था। कनब वंश के संस्थापक वासुदेव, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। और उसके बाद कहा जाए कि पुष्यमित्र शुंग जो है अपनी प्रारंभिक राजधानी, मतलब पुष्यमित्र शुंग ने प्रारंभिक राजधानी कहा होना विदिशा, बाद में पाटलिपुत्र कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित कौन था। पुरोहित मतलब पुजारी। ऑप्शन ए मीनांडर, बी पतंजलि, सी देवभूति, डी वासुदेव। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित कौन था, मतलब पुजारी कौन था। इसका आंसर का पतंजलि इसके पुजारी थे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसने पुष्यमित्र शुंग को अश्वमेध यज्ञ करवाया था। 2 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया, पतंजलि ने करवाया। महाभाष्य किसके द्वारा, महाभाष्य पुस्तक भी पतंजलि के द्वारा ही लिखा गया था। देवभूति और वासुदेव, अगर शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे और अंतिम शासक देवभूति थे। वासुदेव कनब वंश के संस्थापक वासुदेव, अंतिम शासक सुशर्मा था। और मीनांडर जो है हिंद यूनानी थे, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था युद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखना है कि हिंद यूनानी शासक मीनांडर को किसने पराजित किया। ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, बी देवभूति, सी वासुदेव, सी सुशर्मा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हिंद यूनानी शासक मीनांडर को किसने पराजित किया था।
तो हिंद यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। अंतिम शासक देवभूति, संस्थापक वासुदेव, अंतिम शासक सुशर्मा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन ए सुशर्मा, बी देवभूति, सी वासुदेव, डी सिमुक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया। तो भरहुत स्तूप का निर्माण जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया था। भरहुत स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, तो भरहुत स्तंभ का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया, जो ऑप्शन में है ही नहीं। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश के अंतिम शासक क्या थे, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे। उसके बाद कनव वंश है, कनव वंश के संस्थापक वासुदेव, अंतिम शासक सुशर्मा, और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। तो भरहुत स्तंभ का निर्माण अगर कहा जाए तो किसने करवाया, तो भरहुत स्तंभ का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया, जो ऑप्शन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखना है, कनव वंश के संस्थापक कौन से। ऑप्शन ए वासुदेव, बी सुशर्मा, सी सिमुक, डी पुष्यमित्र शुंग। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कनव वंश के संस्थापक कौन थे। तो कनव वंश के अगर संस्थापक कहे गए तो वासुदेव थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कनव वंश के संस्थापक वासुदेव। अंतिम शासक कहा जाए सुशर्मा था। और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, अंतिम शासक देवभूति, सातवाहन का संस्थापक सिमुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखना है कि सातवाहन वंश की राजधानी थी। ऑप्शन ए विदिशा, बी राजगिरी, सी पाटलिपुत्रा, डी प्रतिष्ठान। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सातवाहन की वंश की राजधानी कहाँ थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान था। उसके बाद मौर्य वंश का पाटलिपुत्रा। शिशुनाग वंश की प्रारंभिक राजधानी कहा जाए तो ये विदिशा था, बाद में उसको पाटलिपुत्रा बनाया गया था। और हर्यक वंश की राजधानी गिरिवर्ज था, और सातवाहन का प्रतिष्ठान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सर्वाधिक सोना का सिक्का जारी किया गया। ऑप्शन ए शुंग वंश, बी कनव वंश, सी सातवाहन, डी चेदी। तो गड़बड़ हो गया है। भारत में सर्वाधिक सोना का सिक्का किसने जारी किया। तो भारत में सबसे अधिक सोना का सिक्का जो है गुप्त के शासनकाल में होगा, तो गुप्त शासक होना चाहिए। यहाँ भारत में सर्वाधिक सोना का सिक्का गुप्त शासक, आंसर हो जाएगा गुप्त शासक। यहाँ गुप्त नहीं दिया हुआ, इसमें हमको क्वेश्चन टाइप करना था शीशे का सिक्का। तो शीशे का सिक्का सर्वाधिक अगर जारी किया गया था तो सातवाहन के शासनकाल में, और यहाँ सोना का सिक्का है तो गुप्त शासक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखना है कि सबसे पहले ब्राह्मणों पर भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ किया। ऑप्शन ए शुंग वंश, बी कनव वंश, सी सातवाहन, डी चेदी वंश। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ किया। तो भूमि अनुदान देने की प्रथा किसने शुरू किया, तो सातवाहन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सातवाहन के द्वारा किया गया। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, कनव वंश के संस्थापक वासुदेव थे, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखना है, सातवाहन की राजकीय भाषा क्या थी। ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी हिंदी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सातवाहन की ऑफिशियल भाषा राजकीय भाषा क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राकृत। और महावीर ने अपना उपदेश भी प्राकृत अर्धमगधी भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखना है कि किस शासक ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। ऑप्शन ए शुंग वंश, बी कनव वंश, सी सातवाहन, डी चेदी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, किस शासक ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सातवाहन। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, वासुदेव। सातवाहन के संस्थापक सिमुक, कनव वंश के संस्थापक वासुदेव और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।